Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the second day of the revision series of CSIR 2024. So in today's video, I will provide some explanation of the graph-based question because graph-based questions are comparatively easier to solve because you only have to pick out the information from the graph. कभी इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा या फिर दो कर्व्स मिलते हैं या फिर मल्टीपल आपको इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बेसिस पर बताना होता है. सपोज़ कि किसी भी एक जीन का लेवल दे दिया कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो कितना आपको लेवल मैच करना होगा, या फिर अगर कोई इनहिबिटर आ गया है तो उसका एक्सप्रेशन जितना होना चाहिए था उससे हट के कम हो गया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं यू शुड अटेम्प्ट इट बिकॉज आपको सिर्फ डिकोड करने की ज़रूरत होती है. आपको ध्यान से ये देखना होता है कि जो हमारा वाई एक्सिस में जो भी चीज़ मेंशन्ड है और एक्स एक्सिस में जो मेंशन्ड है तो उसका लेवल आपको देखना होता है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है. अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है, जैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है किसी भी जीन का एक्सप्रेशन एज पर द इनहिबिटर अगर कोई है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ग्राफ को ध्यान से देखना होता है. और आप इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं so hit the like button and subscribe my channel for more such content. So this is the first question of today's video. So इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि absorption spectra of L-tyrosine in acidic and basic medium was estimated and plotted on a graph as depicted below. यानी कि absorption spectra L-tyrosine का यहाँ पे mentioned है और जो acidic medium है वो ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एसिडिक है, और ये जो डॉटेड लाइन है या डैश्ड लाइन है वो हमारा बेसिक मीडियम में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट कर रहा है एल टायरोसिन का. तो ये क्वेश्चन है पूरा. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस वर मेड. अब ये क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ने के बाद में ये जो नेक्स्ट में लास्ट में जो लाइन लिखा होता है ऑप्शन से जस्ट ऊपर वाला लाइन, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको बिकॉज उसमें ही आप गड़बड़ करते हैं. आपको इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन. यही आपको हमेशा ध्यान से देखना है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा होगा तो ऑप्शंस आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, करेक्ट पूछा होगा तो अलग तरीके से पढ़ेंगे. सो आपको वो कीवर्ड ध्यान से देखना है. कई बारी ये कैपिटल में रहता है ताकि आपको अच्छे से दिखे और कई बारी ऐसे नॉर्मल रनिंग लेटर्स में रहता है. सो यू शुड पे अटेंशन इन दिस कीवर्ड. सो क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले की पॉइंट्स बना लेने होते हैं, यानी डिकोड करना होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सॉलिड लाइन है वो ये दिखा रहा है कि एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एल टायरोसिन का कितना है. तो अगर हम लोग देखें तो ऑन एन एवरेज रफली कितना आ रहा है, इट इज़ 270. यानी कि एसिडिक मीडियम में कितना है, 270 है. एंड लाइकवाइज अगर हम लोग ये डैश्ड लाइन यानी कि बेसिक मीडियम का देखें तो लगभग कितना है हमारा मैक्सिमम, इट इज़ नियरली 300. यानी हमारा एसिडिक में 270 नैनोमीटर है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और बेसिक मीडियम में 305 नैनोमीटर है. तो क्या देखने को मिल रहा है कि एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एज पर दी डी ब्रोगलीज इक्वेशन E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा. h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, c इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा, यानी अगर हमारा वेवलेंथ बढ़ता है तो हमारी एनर्जी क्या होगी, कम होगी. एंड इसका ऑपोजिट अगर लैम्डा डिक्रीज होता है तो एनर्जी इंक्रीज होगी. सो इन सभी ऑप्शंस में से ये वाला जो ऑप्शन है वो सबसे फेमिलियर होगा क्योंकि इसमें लिखा है शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड टू लॉन्गर वेवलेंथ सिग्निफाइज अ शिफ्ट टू लोअर एनर्जी. अब यहाँ पे डी ब्रोगलीज इक्वेशन मैंने बताया है अभी जस्ट. तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहता है, डी ब्रोगली इक्वेशन में अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है. तो इक्वेशन में क्या बोल रहा है, शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड टू लॉन्गर वेवलेंथ सिग्निफाइज अ शिफ्ट टू लोअर एनर्जी. सही बात है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो ये जो हमारा एनर्जी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसे ही कहते हैं रेड शिफ्ट. तो ये हमारा सही करेक्ट स्टेटमेंट है. तो बी करेक्ट है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, ए भी हो सकता, फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी. तो सेकंड कट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. अब इसमें से
सी पढ़ते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड टू शॉर्टर वेवलेंथ सिग्निफाइज अ शिफ्ट टू हायर एनर्जी ऑल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। ये भी सही है। ये जो सी स्टेटमेंट है वो बी का जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन बैंड शॉर्टर वेवलेंथ का होगा तो एनर्जी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। ये जस्ट अपोजिट, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लाइकवाइज लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी एज पर दी डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो सी भी सही है। अब सी सही है तो सी किस में है, इसमें तो है नहीं, तो ये कट गया। सी इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, थर्ड। तो आप इस तरह से भी आपको हर ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ज़रूरत है करेक्ट स्टेटमेंट पिकआउट करने की। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना कन्फ्यूजन होगा। तो ये पर्सनल टिप है मेरा कि अगर आप 2 स्टेटमेंट में कन्फर्म हैं तो वैसे ऑप्शंस को पिक कीजिए। अभी जो ऑप्शन डी है, दैट इज़ वेवलेंथ शिफ्ट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। बिकॉज जो हमारा वेवलेंथ शिफ्ट है वो इंटेंसिटी को इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए डी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो डी गलत हुआ तो डी, ये तो वैसे भी कट जाते, कौन सा, ए वाला ऑप्शन कट जाता, सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन कट जाता। तो उस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते थे। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, चेंज इन द पीएच फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक रिजल्ट्स इन शिफ्ट इन द लोएस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड डिक्रीज इन द मोलार एब्जॉर्बिटिविटी, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा है ऑप्शन 3, यानी कि बी और सी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 which is about the fluorescence emission spectra of 3 different proteins। 3 अलग अलग प्रोटीन जिनका नाम है X, Y and Z और 280 नैनोमीटर पे फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रा मेंशन किया है ग्राफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। अगेन आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ये क्या है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी बताया है 3 अलग अलग प्रोटीन का, X, Y, Z कितने नैनोमीटर पे, 280 नैनोमीटर। अब ये जो एमिशन मैक्सिमम स्पेक्ट्रा दिख रहा है आपको यूवी रीजन में, तो यूवी रीजन में दिखने का रीज़न क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी जो एरोमेटिक आर ग्रुप्स होते हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जो एरोमेटिक साइड चेन्स होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से क्या होता है 280 नैनोमीटर में वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो ये एक कॉमनली एक प्रॉपर्टी है, यूज्ड एक्सप्लॉइट किया जाता है रिसर्चर्स के थ्रू फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन। यानी वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट 280 नैनोमीटर्स अकाउंट करते हैं हर एक प्रोटीन का, और उससे वो क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं प्रोटीन्स को कि उनमें कौन सा रेसिड्यू प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट नहीं है। इट इंडिकेट्स इट्स प्रेजेंस इन द हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। अब जो एमिशन मैक्सिमम है वो होता है फिनाइल एलानिन का, कितना होता है, लगभग 300 होता है। और टायरोसिन का कितना होता है, 310 नैनोमीटर के आसपास होता है। सो आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर, और नॉन पोलर के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी फिनाइल एलानिन। जो फिनाइल एलानिन है वो कितने पे एब्जॉर्ब करता है, एमिशन मैक्सिमम इसका होता है मैक्सिमम 300 नैनोमीटर, और टायरोसिन जो होता है उसका कितना होता है 310 नैनोमीटर्स। तो अब आपको पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब जो ट्रिप्टोफेन होता है, ट्रिप्टोफेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी लाइट। अब जो ट्रिप्टोफेन होता है, ट्रिप्टोफेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द लाइट एब्जॉर्प्शन एट 280 नैनोमीटर्स बाय प्रोटीन। यानी कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्ब करता है कौन, ट्रिप्टोफेन। और जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन है वो क्या करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं फिनाइल एलानिन। यानी कि सबसे पहले कौन होगा, ट्रिप्टोफेन, सेकेंड कौन हो जाएगा, टायरोसिन, एंड देन आएगा फिनाइल एलानिन। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमको दिया है, प्रोटीन Y एंड Z हैव ट्रिप्टोफेन वाइल प्रोटीन X हैज ओनली फिनाइल एलानिन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्यों रॉन्ग है, स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए रॉन्ग है कि जो प्रोटीन Y एंड Z है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि ट्रिप्टोफेन है प्रोटीन Y एंड Z में,
एंड प्रोटीन एक्स में फिनाइल एलानिन है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन करता है, वो करता है ट्रिप्टोफेन, उसके बाद फिर टायरोसिन और उसके बाद फिर फिनाइल एलानिन। अब फिनाइल एलानिन का मैंने बताया था कि मैक्सिमम एमिशन कितने पे होता है, 300 नैनोमीटर्स पे, ये 300 पे होता है। टायरोसिन का 310 में होता है और ट्रिप्टोफेन का होता है अबाउट 325 नैनोमीटर अगर वो नॉन पोलर एनवायरनमेंट में है और 350 अगर वो पोलर एनवायरनमेंट में है। तो लेट्स से 325। तो इस ग्राफ में यू कैन सी अगर y हमारा ट्रिप्टोफेन होता तो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो यहाँ से थोड़ी स्टार्ट होता, यानी इसका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ से स्टार्ट हो जाए। 325 ये है तो इसलिए हमारा y तो क्या है, ट्रिप्टोफेन नहीं हो सकता। एंड अगर बात करें क्या बोल रहा है, x हैज़ ओनली फिनाइल एलानिन। अगर x सिर्फ फिनाइल एलानिन होता तो क्या होता, ये सिर्फ यहीं पर ही एंड हो जाता, ये 300 से आगे नहीं बढ़ता। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि प्रोटीन एक्स हैज़ ओनली टायरोसिन, तो देखते हैं प्रोटीन एक्स में क्या सिर्फ टायरोसिन है। तो टायरोसिन का हमने देखा था कितना होना चाहिए, 310। तो ये ठीक है, इसका 310 है और ये एक्स जो है वो क्या है, टायरोसिन, ये हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट इतना तक तो सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड प्रोटीन वाई हैज़ ट्रिप्टोफेन ऑन दी सरफेस। तो अभी मैंने बताया कि अगर ट्रिप्टोफेन हमारा सरफेस पे होगा यानी कि वो पोलर एनवायरनमेंट में हो गया, अगर सरफेस पे है तो क्या होगा, पोलर होगा तो कितना होना चाहिए, 350 नैनोमीटर होना चाहिए ट्रिप्टोफेन का अगर वो पोलर एनवायरनमेंट में है। क्या ये 350 है, नहीं, ये तो 325 है। इसलिए हमारा ये जो सेकेंड पोर्शन है सेकेंड स्टेटमेंट का वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि पोलर एनवायरनमेंट में, यानी कि कोई भी चीज़ पोलर एनवायरनमेंट में कब होती है, इंटरैक्ट कब करती है, जब वो सरफेस पे होती है। यानी कोई भी चीज़ सरफेस पे तो वो इंटरैक्ट कर सकती है। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप अगर आपका सेलफोन है, सेलफोन अगर बारिश में भीगेगा, अगर आप अनकवर्ड रखेंगे तो क्या होगा, वो वाटर से इंटरैक्ट करेगा और उसको डैमेज होगा। लेकिन अगर आप उस पर एक कवर लगा देंगे तो क्या होगा, वो बरीड हो गया आपका फ़ोन एक कवर के अंदर, तो वो क्या होगा, वाटर से प्रोटेक्टेड रहेगा। लाइकवाइज ट्रिप्टोफेन अगर अंदर है तो इट मीन्स कि वो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में है, उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। और अगर हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में नहीं है यानी एक्सपोज्ड सरफेस पे है ट्रिप्टोफेन, तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ के कितना हो जाएगा, 350। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट का जस्ट ऑपोजिट है, प्रोटीन एक्स हैज़ ओनली टायरोसिन। तो ये तो हमारा सही था, टायरोसिन ही है ये। एंड जो प्रोटीन वाई है इट हैज़ ट्रिप्टोफेन बरीड सही है, बिकॉज बरीड है इसलिए तो 325 है, अंदर में है, नॉन पोलर एनवायरनमेंट में हो गया है। एंड नेक्स्ट बोल रहा है प्रोटीन जेड हैज़ ट्रिप्टोफेन ऑन दी सरफेस, तो ये करेक्ट है, सरफेस पे इसलिए इसका नैनोमीटर कितना हो जा रहा है, जेड का 350 हो जा रहा है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये थर्ड क्या था, प्रोटीन एक्स हैज़ ट्रिप्टोफेन, एक्स को तो ट्रिप्टोफेन हो ही नहीं सकता बिकॉज इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना है, 310 है, तो इसीलिए ये गलत है। और ट्रिप्टोफेन बरीड इनसाइड वाइल प्रोटीन वाई एंड जेड हैव ट्रिप्टोफेन ऑन दी सरफेस, गलत है क्योंकि सरफेस पे सिर्फ किस में है, जेड में है, और बरीड इनसाइड किस में है, वाई में है। तो इसीलिए हमारा इस तरह से आंसर आपको पिक करना है, आपको थोड़ा सा नॉलेज बेसिक लगाना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। और इसमें क्या लगाया ट्रिक हमने सॉल्व करने के लिए, जो बेसिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यू का, आपको वो याद रखना है। एंड प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके जाइए बिकॉज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एरोमेटिक अमीनो रेसिड्यूज पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, बी सेक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, सो प्रैक्टिस इट अ लॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप एक 4 टाइप का अलग अलग ग्राफ्स देख सकते हैं और एक स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट ग्राफ चूज करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आर क्लियर्ड बाय साइटोलिसिस ऑफ नेचुरल किलर सेल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, सपोज ये एक सेल है आपका एंड ये क्या है, ये वायरस इन्फेक्टेड है। अब वायरस इन्फेक्टेड सेल को कौन किल करता है, NK सेल, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। अब नेचुरल किलर सेल्स एंड CD8+ या साइटोटॉक्सिक T सेल मिलके क्या करते हैं, किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। अब
क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द चेंजेस इन द सेल नंबर ऑफ टू सेल टाइप्स, यानी कौन सा ग्राफ ये डिपिक्ट कर रहा है कि सेल नंबर कितना कम या कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी चेंजेस इन सेल नंबर ऑफ टू डिफरेंट सेल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन कंसिडरिंग दैट द वायरस इज क्लियर्ड बाय 14th डे। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लेट से कि वायरस अगर आपका 14th डे के बाद क्लियर हो रहा है, यानी ये एनके सेल आफ्टर द 14th डे पूरी तरह से क्लियर कर रहा है वायरस को, यानी वायरस पड़ रहा है पूरे 14th डे के बाद में, तो दो सेल नंबर्स का जो कंसंट्रेशन है वो डिपिक्ट किया है ग्राफ से, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। कौन कौन से सेल नंबर का? ये वाले का, यानी कि ये एनके सेल्स का, और वायरस स्पेसिफिक CD8+ ये वाला CTL फॉर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो ये दो सेल का कंसंट्रेशन आपको बताना है कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उनकी कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आएगा। अब ये ग्राफ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, यानी कोई भी ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा किस पे जाना है, फैक्चुअल्स पे जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, एनके सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं रैपिडली जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो किसके पार्ट होते हैं, दे आर इनेट लिम्फोसाइट एंड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है, यानी फर्स्ट प्राइमरी डिफेंस जो होता है वो यही होता है ट्यूमर सेल्स एंड वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। अब जो एनके सेल्स होता है वो 3 स्ट्रैटेजीज का यूज़ करता है टू किल दी वायरस। कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करता है? सबसे पहले तो वो साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करेगा। ये एनके सेल्स के मेथड की बात की जा रही है कि कैसे वो वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। साइटोकाइन सिक्रीट करेगा, या फिर क्या करेगा, साइटोलिटिक ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करेगा, साइटोलाइटिक ग्रैन्यूल्स का रिलीज़ करेगा, या फिर इसके अलावा क्या करता है, थर्ड पार्ट क्या करता है, यूज़ ऑफ डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोलिसिस, यानी कि वो डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोलिसिस का यूज़ करता है फॉर दी किलिंग ऑफ दी वायरस इन्फेक्टेड सेल। और ये कैसे होता है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ CD8+ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। यानी थर्ड क्या हो गया, थर्ड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थर्ड क्या करता है, ये CTL को एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को ये एक्टिवेट करता है। ये 3 मैकेनिज्म है एक्शन ऑफ एनके सेल्स के अगेंस्ट दी वायरल इन्फेक्शन। अब जो CTL है उनके पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली किल्स कर सकते हैं सेल्स को। CTL जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूवर्ड्स दी वायरल इन्फेक्शन एंड ऑल्सो टूवर्ड्स दी इन्फेक्शन बाई कोई इंट्रासेलुलर पैथोजन के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है साइटोप्लाज्म में होस्ट सेल के, तो भी वो एक्टिव होते हैं। अब इनमें से कौन सा ग्राफ, अभी जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिखाया, तो इनमें से कौन सा ग्राफ वो डिपिक्ट कर रहा है वो देखते हैं। में एक डायग्राम दिया गया है इम्यूनोलॉजी की बुक में, उसमें ये मेंशन्ड है कि अगर एक वायरस इन्फेक्शन होता है तो एनके सेल का जो एक्टिविटी है वो कैसे क्या काम करता है, CTL का क्या एक्टिविटी है। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा है, यानी ये जो कर्व है वो नेचुरल किलर सेल का कंसंट्रेशन बता रहा है कि वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, एंड ये वायरस टाइटर का पीक शो कर रहा है, एंड ये वाला CTL एक्टिविटी शो कर रहा है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का जो एक्टिविटी है वो पहले तो कम रहता है, एकदम से तो CTL बन नहीं जाएगा। सबसे पहले इंक्रीज किसका कंसंट्रेशन होता है, वायरस के साथ साथ एनके सेल का, नेचुरल किलर सेल पहले इंक्रीज होता है। तो इनमें से कौन से ग्राफ में दिख रहा है कि नेचुरल किलर सेल बन रहा है, तो ये वाला दिख रहा है एक रैपिड इंक्रीज, और ये वाला दिख रहा है, ये वाला तो गलत है क्योंकि इसमें शुरू में कम है और बाद में एकदम से पीक आ रहा है, तो ये गलत है। उसके अलावा जो CTL है उसका एक्टिविटी क्या होता है, बाद में पीक पकड़ता है। तो जो नेचुरल किलर सेल है वो, और CTL का एक्टिविटी देखिए, CTL का एक्टिविटी कैसा है, इस टाइप का है, तो ऐसा टाइप का। तो ये किस में दिख रहा है हमको, ये हमको इधर दिख रहा है, लेकिन ये वाला गलत था हमारा, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऐसा हमको किस में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो नेचुरल किलर सेल का है, टाइटर कितना होगा, और ये जो है वो दिखा रहा है वायरस स्पेसिफिक CD8+ CTL का। ये तो ग्राफ गलत है क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं हो सकता, तो आप इसको पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे और उसके बाद ये भी एलिमिनेट हो जाता है,
क्यों एलिमिनेट हो जाता है? बिकॉज ये पहले CD8 सेल बन गया है और NK सेल बाद में बना है। तो आप हमेशा ध्यान से देखिए कि कैसे ग्राफ का भी जो ऑप्शन दिया है वो सही रहता है ऑप्शन ग्राफ का, उसी से रेप्लिकेट किया हुआ दूसरा ऑप्शन भी बनते हैं। तो ये भी आप पहले ही नज़र में गलत बता सकते थे, बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा है कि CTL बढ़ रहा है, NK सेल बाद में आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मोड ऑफ एक्शन ही NK सेल का होता है कि वो क्या करेगा, साइटोकाइन या फिर CTL के थ्रू काम करेगा। तो इस वाले ग्राफ में गलत था कि पहले वायरस स्पेसिफिक CD8 सेल आ रहा है, उसके बाद आ रहा है NK सेल, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत था हमारा। और ये दोनों सेम कंसंट्रेशन तो हो नहीं सकते, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। फोर्थ क्यों गलत था? क्योंकि फोर्थ में सबसे पहले दिया था CD8 और CTL बढ़ता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, NK सेल पहले बढ़ेगा, इसलिए ये टोटली रॉन्ग था। ये भी हमारा गलत था कि NK सेल एकदम से स्लो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया था। और ये सेम तो हो ही नहीं सकता दोनों का एक्टिविटी लेवल, NK का भी और CD8 सेल और CTL का भी, इसलिए ये रॉन्ग हो गया और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल गया। तो आप थोड़ा सा इस तरह से भी सोच सकते हैं कि क्या कंसंट्रेशन सेम होगा दोनों चीज़ों का? कंसंट्रेशन में हमेशा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ग्राफ को देख के आपको पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो रिसेंट ही क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन है वो रिसेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही थी जैसा कि ये क्वेश्चन है February 2022 का, यानी कि ये बहुत लेटेस्ट और रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि given below are plots that show changes in the titers of natural killer cells, cytotoxic T lymphocyte specific to the virus and interferon during a virus infection। अभी पहले वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रखा है। CTL का लेवल और नेचुरल किलर सेल का लेवल और इंटरफेरॉन्स का आपको बताना है कि कौन सा A-B-C में से है, इंटरफेरॉन, NK सेल एंड CTL। तो इनमें से देखिए सबसे पहले जो है वो एकदम से फर्स्ट कौन सा सेल एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग अ वायरस इन्फेक्शन? तो सबसे पहले इंटरफेरॉन्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो ए क्या होगा? ए होगा इंटरफेरॉन, बिकॉज सबसे पहले तो इंटरफेरॉन्स ही आते हैं, तो ए इंटरफेरॉन होना चाहिए। तो ए इंटरफेरॉन किस में है? फर्स्ट में है और थर्ड में है, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बी क्या होगा? बी हमारा होगा इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट होने के बाद में क्या CTL तुरंत आएगा? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, सबसे पहले NK सेल्स एक्टिवेट होते हैं एंड देन दे एक्टिवेट दी CD8 प्लस CTL सेल। तो बी क्या होना चाहिए? बी NK सेल्स होना चाहिए। बी इसमें क्या है? वायरस स्पेसिफिक CTL, तो ये रॉन्ग है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन क्या मिल गया? ये, यानी ए इंटरफेरॉन, बी NK सेल, CR वायरस स्पेसिफिक CTL। तो आपने देखा कि ये कितना ईजी क्वेश्चन था। आप इजीली इससे कितना मार्क्स गेन कर लेते? 4 मार्क्स गेन कर लेते। जो जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने जो ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ में वो क्वेश्चन का आंसर मेंशन था। जो ग्राफ था सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेरॉन्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। इनिशियल वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले इंटरफेरॉन्स का ही कंसंट्रेशन बढ़ता है जब शुरुआती वायरल इन्फेक्शन होता है तब। उसके बाद क्या होता है, नेचुरल किलर सेल आता है। नेचुरल किलर सेल भी क्या करता है, वायरस को किल करता है। और NK सेल किसका पार्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। अब उसके बाद क्या आता है, वायरस स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट सेल्स आती हैं और ये एक्टिवेट होती हैं आफ्टर सम टाइम ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। अब CTL पे क्वेश्चन और किस टाइप का आ सकता है, CTL का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप देख सकते हैं कि जो CTL जो बनेगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ 0 डे है, यहाँ 4 डे है, तो क्या 0 डे से पीक दिख रहा है CTL का? नहीं, CTL का प्रॉपर्टी ही यही है कि इट इज़ एक्टिवेटेड आफ्टर सम टाइम ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। कुछ दिन के इनिशियल इन्फेक्शन के बाद ही वो बनता है। इसीलिए ये ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू नहीं हुआ, यहाँ से शुरू हुआ 4th डे से। तो आपको याद रखना है CTL के केस में कि तुरंत ग्राफ का जो लाइन है वो यहाँ से नहीं जाना चाहिए, आफ्टर सम डे। 4th डे से जैसे आ रहा है तो ठीक है, और उसके पहले किसका आना चाहिए, NK सेल्स का आना चाहिए और इंटरफेरॉन्स का। तो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ दी सेल्स ड्यूरिंग एन वायरल इन्फेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस वाले CSIR में भी आए। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे क्या लॉजिक यूज़ करना है ग्राफ को सॉल्व करने के पीछे। और ग्राफ को हमेशा इग्नोर मत कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, डिकोड कीजिए। और अगर आप रोज़ 10 क्वेश्चन भी ग्राफ बेस्ड सॉल्व करेंगे तो आपका एक एफिशिएंसी बन जाएगा और आपको अप्रोच समझ आएगा कि कैसे ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो CSIR से रिलेटेड या फिर कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड लाइक प्रिपरेशन या
आपको कोई सजेशन चाहिए, आपको कोई टिप्स चाहिए तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ही लिख सकते हैं, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।